हेलो फ्रेंड्स, तनिषा बिजनेस एंटरप्राइजेस चैनल में मैं मनीष नीमावत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल के ज़रिए आपको फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से संबंधित सारी जानकारियां मिलती रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। हाय फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने म्यूचुअल फंड्स के बारे में पूरा बेसिक नॉलेज लिया था और इसके बेनिफिट्स के बारे में भी जाना। जिन्होंने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है, हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इस वीडियो के अंत में दे रखा है। कृपया उस वीडियो को ज़रूर देखें। हमारी इस वीडियो में हम लगभग जितने भी प्रकार के म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। म्यूचुअल फंड्स में वैसे मुख्य रूप से 3 फंड्स होते हैं: इक्विटी फंड्स, डेब्ट फंड्स और हाइब्रिड फंड्स। कुछ अन्य फंड्स भी होते हैं। लगभग सारे फंड्स ओपन एंडेड होते हैं जिनमें कोई फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट नहीं होती। कुछ एक फंड्स होते हैं जिनमें फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट होती है, जिनको क्लोज एंडेड कहा जाता है। अब हम एक एक करके सारे फंड्स के बारे में जानेंगे। इक्विटी फंड्स मुख्य रूप से कंपनियों के शेयर्स में निवेश करते हैं ताकि समय के साथ एक अच्छा रिटर्न प्राप्त किया जा सके। इन फंड्स में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, इसलिए इन फंड्स में हमेशा लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। वैसे सबसे ज़्यादा रिटर्न्स इक्विटी फंड्स में से ही निकल कर आते हैं और इन्वेस्टमेंट भी सबसे ज़्यादा इन्हीं फंड्स में होता है। इक्विटी फंड्स का पोर्टफोलियो हमेशा 65% के ऊपर रहता है। अब हम जितने भी प्रकार के इक्विटी फंड्स होते हैं उनके बारे में देखते हैं। लार्ज कैप फंड्स उन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि बाजार पूंजीकरण बहुत बड़ा होता है। बाजार की टॉप 100 कंपनीज में ये सारी कंपनियां आती है। ये कंपनियां स्थिर, टिकाऊ, पूर्णतः स्थापित और लंबी ट्रैक रिकॉर्ड वाली होती है। ये फंड्स थोड़े कम वोलेटाइल होते हैं। HDFC, TCS, ITC, रिलायंस आदि कंपनियां लार्ज कैप कंपनियां ही है। मिड कैप फंड्स उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन मीडियम होता है। आमतौर पर बाजार की 101 से 250वीं रैंक की ये कंपनियां होती हैं। ये कंपनियां थोड़ी ज़्यादा वोलेटाइल होती है और इनमें विकास की बड़ी संभावनाएं होती है और लार्ज कैप की तुलना में थोड़ी रिस्की होती है। स्मॉल कैप फंड्स उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन थोड़ा छोटा होता है। आमतौर पर इन कंपनीज की रैंकिंग 250 के नीचे ही रहती है। इन कंपनीज में वॉलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है और विकास की संभावना भी ज़्यादा होती है, लेकिन रिस्की भी बहुत ज़्यादा होती है। जो कंपनियां एक रेगुलरिटी के साथ अच्छी ग्रोथ कर जाती है वे स्मॉल कैप से मिड कैप और फिर मिड कैप से लार्ज कैप कंपनीज भी बन सकती हैं। मल्टी कैप फंड्स एंड फ्लेक्सी कैप फंड्स और फ्लेक्सी कैप फंड्स दोनों में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होता है ताकि इन्वेस्टर्स को इन तीनों फंड्स का पोर्टफोलियो मिल सके। यह निवेशकों की स्थिरता और विकास की संभावनाओं का संतुलन प्रदान करता है। मल्टी कैप फंड्स और फ्लेक्सी कैप फंड्स में दोनों में एक डिफरेंस होता है, वह यह है कि मल्टी कैप फंड्स में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में जो अलोकेशन का परसेंटेज होता है वो प्री डिफाइंड और फिक्स होता है, जबकि फ्लेक्सी कैप फंड में कोई फिक्स अलोकेशन नहीं होता। यहाँ फंड मैनेजर्स अपने हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स का अलोकेशन परसेंटेज चेंज कर सकते हैं। फोकस्ड फंड्स वे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो केवल कुछ ही चुनिंदा स्टॉक्स में निवेश करते हैं, आमतौर पर 20 से 30 कंपनियों के बीच। इसका उद्देश्य उन कंपनियों में निवेश करना है जिनमें फंड मैनेजर को सबसे ज़्यादा विश्वास हो और जिनसे बेहतर रिटर्न्स की उम्मीद हो। सेक्टोरल फंड्स वे फंड्स होते हैं जो किसी विशेष सेक्टर जैसे बैंकिंग, रियल एस्टेट, फार्मा, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल्स आदि में इन्वेस्ट करते हैं। यह फंड मैनेजर का सिर्फ एक ही सेक्टर पर ध्यान केंद्रित रहेगा। क्योंकि इन फंड्स में सिर्फ एक ही सेक्टर होता है और जिन कंपनियों में पैसा डाला जाता है वह भी एक सेक्टर की होती है, तो फंड भी बहुत रिस्की हो जाता है। थीमेटिक फंड्स वे फंड्स होते हैं जो किसी विशेष थीम पर आधारित होते हैं, जैसे डिजिटलाइजेशन, ग्रीन एनर्जी, अर्बनाइजेशन आदि। इन फंड्स में जो भी थीम होती है उसमें दीर्घकालिक अवसर के आधार पर निवेश किया जाता है। उदाहरण के लिए एक कंजप्शन थीम फंड है जो मल्टीपल सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकता है, जैसे फूड, मीडिया, रिटेल आदि, जो बढ़ती मांग से आगे जाकर अच्छे प्रॉफिट हो सकते हैं। आर्बिट्रेज फंड्स
ये वे फंड्स होते हैं जो प्राइस डिफरेंसेस का उपयोग करके लाभ प्राप्त करते हैं, जिसमें एक ही एसेट को एक बाजार में सस्ता खरीदा जाता है और दूसरे बाजार में उसे महंगे दाम पर बेचा जाता है। वैसे लॉन्ग टर्म के लिए इसे उपयुक्त नहीं माना गया है। एग्जाम्पल आप इसमें कैश मार्केट टू डेरिवेटिव मार्केट ले सकते हैं। ELSS इसका मतलब है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। लगभग सभी म्यूचुअल फंड कंपनियों में एक या दो ELSS फंड्स होते हैं। ये इक्विटी फंड्स ही होते हैं, लेकिन इनमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट के 3 साल तक इस फंड में से आप अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते। इस फंड का मुख्य उद्देश्य इनकम टैक्स में सेक्शन 80C के तहत टैक्स कटौती प्रदान करना है। वैल्यू फंड्स मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो अंडर वैल्यूड होते हैं, जिन्हें बाजार नज़रअंदाज कर देता है, परंतु उनकी बुनियादी स्थिति मतलब फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसे स्टॉक्स को वैल्यू फंड्स उठाता है जो टेम्परेरी अंडर वैल्यूड होते हैं, लेकिन भविष्य में जिनको बहुत एप्रिसिएशन मिल सकता है। वैल्यू स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट माना गया है, क्योंकि बाजार को इन स्टॉक्स का असली मूल्य पहचानने में समय लग सकता है। कॉन्ट्रा फंड्स एक कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग रणनीति का उपयोग करते हैं, जिसमें इन्वेस्टर जानबूझकर करेंट मार्केट के विपरीत निवेश करते हैं और अंडर वैल्यूड या अनपॉपुलर स्टॉक्स में अवसर तलाशते हैं, इस उम्मीद के साथ कि भविष्य में बाजार की भावना में बदलाव आएगा और इन स्टॉक्स का मूल्य बढ़ेगा। वैसे कॉन्ट्रा फंड्स हाई रिस्क फंड्स होते हैं। इंडेक्स फंड्स वे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो किसी विशेष मार्केट इंडेक्स जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स आदि के परफॉर्मेंस को फॉलो यानी कि अनुसरण करने का प्रयास करता है। इसका उद्देश्य इसमें शामिल कंपनियों के स्टॉक्स में निवेश करके उसी इंडेक्स के परफॉर्मेंस से मेल खाना होता है। इसमें फंड मैनेजर्स को कोई विशेष कोशिश नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि वो उसी इंडेक्स को ट्रैक करता है और उसी रेशियो में इन्वेस्ट करता है। इस तरह के फंड्स को पैसिव फंड्स कहते हैं। ग्रोथ फंड्स उन कंपनियों में निवेश पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनकी विकास की संभावनाएं ज़्यादा होती है। ये कंपनियां अपने प्रॉफिट्स को बांटने की जगह पुनः अपने बिजनेस में विस्तार हेतु निवेश करती है। इन फंड्स में वॉलेटिलिटी और रिस्क दोनों ज़्यादा होते हैं, इसलिए ऐसे फंड्स लॉन्ग टर्म के लिए उपयुक्त है। इन फंड्स में मुख्यतः मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स ज़्यादा होते हैं। डिविडेंड यील्ड फंड्स ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो उन कंपनियों के स्टॉक्स में निवेश करते हैं जो नियमित रूप से अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड यानी कि प्रॉफिट देती है। डिविडेंड यील्ड फंड्स का उद्देश्य अपने इन्वेस्टर्स को नियमित रूप से डिविडेंड इनकम प्राप्त कराना होता है। डिविडेंड्स बांटने की वजह से ये फंड्स थोड़े कम रिस्की होते हैं, वैसे डिविडेंड्स को री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। डेट फंड्स वे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो मुख्य रूप से फिक्स्ड और सेफ इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं, जैसे मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आदि। डेट फंड्स का पोर्टफोलियो हमेशा 65% के ऊपर रहता है। डेट फंड्स इन्वेस्टर्स को काफ़ी कम रिस्क के साथ स्थिर या स्टेबल रिटर्न कमाने का अवसर प्रदान करते हैं। जो लोग इक्विटी से दूर रहना चाहते हैं, वह शॉर्ट टर्म में रिटर्न चाहते हैं, उनके लिए डेट फंड ही उपयुक्त है। तो आइए जितने भी प्रकार के डेट फंड्स होते हैं उनके बारे में जानकारियाँ लेते हैं। ओवरनाइट फंड्स वे फंड्स होते हैं जो सिर्फ रात भर के लिए निवेश किए जाते हैं और जिनकी निवेश की अवधि आमतौर पर 24 घंटे होती है, यानी कि अगले दिन इन्वेस्टमेंट को वापस प्राप्त करना होता है। ये सुरक्षित, कम जोखिम और काफ़ी तरलता वाले फंड्स होते हैं, क्योंकि इनमें निवेश शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, बैंकों के ओवरनाइट लैंडिंग व अन्य बेहद सुरक्षित ऋण उपकरणों में किया जाता है। इनका रिटर्न स्थिर और बहुत ही कम होता है। लिक्विड फंड्स बहुत कम जोखिम वाले होते हैं और इन्वेस्टर्स को 1 से 3 महीनों के लिए ब्याज प्राप्त करवाते हैं। इन फंड्स का निवेश मुख्य रूप से ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और बैंकों के डिपॉजिट्स में होता है। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स ऐसे डेट फंड्स होते हैं जिनकी अवधि 3 से 6 महीनों तक की होती है। इनका रिटर्न लिक्विड फंड से थोड़ा सा ऊपर हो सकता है। ये कम जोखिम के साथ स्थिर रिटर्न्स देते हैं। लो ड्यूरेशन डेट फंड्स की अवधि 6 से 12 महीनों तक की होती है। ये फंड्स शॉर्टर ड्यूरेशन वाले बॉन्ड्स व अन्य ऋण उपकरणों में निवेश करते हैं। इनका रिटर्न लिक्विड फंड से थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। ये कम जोखिम के साथ स्थिर रिटर्न्स प्रदान करते हैं। मनी
मनी मार्केट फंड्स सभी डेट फंड्स में ही निवेश करते हैं, जैसे ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स आदि। इन फंड्स का उद्देश्य इन्वेस्टर्स को सुरक्षित, तरल और स्थिर रिटर्न्स कम जोखिम के साथ प्रदान करना होता है। इनका निवेश कुछ दिन से लेकर 1 साल तक की अवधि के लिए हो सकता है। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। इन फंड्स में निवेश की अवधि 1 से 3 साल के बीच होती है, इसलिए रिटर्न्स इसमें थोड़ा ज़्यादा हो सकता है और रिस्क भी ब्याज दरों में बदलाव के कारण थोड़ा ज़्यादा हो सकते हैं। मीडियम ड्यूरेशन फंड्स। मीडियम ड्यूरेशन फंड्स वे फंड्स होते हैं जिनका निवेश मीडियम टर्म के बॉन्ड्स व अन्य क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स में किया जाता है। इन फंड्स का उद्देश्य उन इन्वेस्टर्स को आकर्षित करना है जो मध्यम अवधि यानी कि 3 से 4 साल तक के लिए ऋण उपकरणों में निवेश करना चाहते हैं और स्थिर रिटर्न्स के साथ मध्यम जोखिम लेने के लिए तैयार हैं। इनका रिटर्न शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा होता है। लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स। लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स ऐसे डेब्ट म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनका निवेश लॉन्ग टर्म यानी कि दीर्घकालीन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में किया जाता है, जैसे कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आदि। इन फंड्स में निवेश की अवधि आमतौर पर 5 साल या उससे अधिक होती है। लॉन्ग टर्म होने के कारण इनमें मिलने वाले रिटर्न्स अच्छे हो सकते हैं, लेकिन साथ में रिस्क भी ज़्यादा है क्योंकि इनमें इंटरेस्ट रेट्स के उतार चढ़ाव का प्रभाव बहुत अधिक होता है। यदि ब्याज दरें बढ़ती है तो इन फंड्स की वैल्यू गिर सकती है और यदि ब्याज दरें घटती है तो रिटर्न्स भी बढ़ सकते हैं। यदि इन फंड्स का निवेश कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में किया जाता है तो क्रेडिट रिस्क भी ज़्यादा हो सकती है। इनकम फंड्स। इनकम फंड्स का मुख्य उद्देश्य कैपिटल एप्रिसिएशन की बजाय एक रेगुलर इनकम प्रदान करना होता है, जो कि सामान्यतः ब्याज या कूपन भुगतान के रूप में मिलता है। इनकम फंड सामान्यतः मीडियम से लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में निवेश करते हैं और ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, सर्टिफिकेट और डिपॉजिट्स आदि में इन्वेस्ट करते हैं। इंटरेस्ट रेट और क्रेडिट रिस्क इसमें रहती है जो रिटर्न्स को भी प्रभावित करते हैं। जो नियमित आय की तलाश में है और शेयर मार्केट से दूरी चाहते हैं उनके लिए यह फंड उपयुक्त है। गिल्ड फंड्स। ये एक प्रकार के डेब्ट म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो मुख्य रूप से सरकारी बॉन्ड्स और सरकारी सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं और एक सुरक्षित रिटर्न प्रदान करते हैं। सरकारी इन्वेस्टमेंट के कारण जोखिम भी कम होता है। गिल्ड फंड्स मीडियम से लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। गिल्ड फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं जो कम जोखिम और सरकारी गारंटी वाले निवेश की तलाश में है। डायनेमिक बॉन्ड फंड्स। ये एक प्रकार के डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो ब्याज दरों के उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट की रणनीति को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। इन फंड्स का उद्देश्य ब्याज दरों के परिवर्तन से अधिकतम लाभ उठाना होता है। यह अपने पोर्टफोलियो में थोड़ी छोटी और लंबी दोनों अवधि वाले बॉन्ड्स रखते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स। ये फंड्स मुख्य रूप से मिनिमम 80% कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में निवेश करते हैं। ये फंड्स उन कंपनियों द्वारा जारी किए गए बॉन्ड्स में निवेश करते हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर से संबंधित होती है। इन बॉन्ड्स पर कंपनियों द्वारा नियमित रूप से ब्याज का भुगतान किया जाता है, जिससे निवेशकों को फायदा मिलता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स का उद्देश्य उन कंपनियों के बॉन्ड्स में निवेश करना होता है जो अच्छी क्रेडिट रेटिंग यानी कि AA+ के साथ होती है, क्योंकि उच्च रेटिंग वाले बॉन्ड्स में जोखिम कम होता है। क्रेडिट रिस्क फंड्स। ये फंड्स मुख्य रूप से थोड़े कम क्रेडिट रेटिंग वाले बॉन्ड्स मतलब AA+ एंड बिलो रेटेड बॉन्ड्स में निवेश करते हैं। इन फंड्स का मुख्य उद्देश्य उन बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज से अच्छा रिटर्न प्राप्त करना होता है जो सामान्यतः तौर पर उच्च क्रेडिट रिस्क के साथ आते हैं, लेकिन इस बॉन्ड्स पर मिलने वाली इंटरेस्ट रेट कंपैरेटिवली अधिक होती है, जिससे इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न की संभावना होती है। इन फंड्स में जोखिम अधिक होता है, विशेषकर क्रेडिट डिफॉल्ट्स के मामले में। फ्लोटर फंड्स। ये वे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो मुख्य रूप से फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं। इन फंड्स का उद्देश्य ब्याज दरों के उतार चढ़ाव का लाभ उठाना होता है, क्योंकि ये उन बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं जिनका ब्याज दर बाजार की ब्याज दरों के साथ बदलता रहता है। उदाहरण के लिए, यदि बाजार में ब्याज दरें बढ़ती है तो इन बॉन्ड्स पर मिलने वाली ब्याज दरें भी बढ़ जाती है।
और यदि ब्याज दरें घटती है तो इन बॉन्ड्स पर मिलने वाली ब्याज दरें भी घट जाती है। बैंकिंग एंड पीएसयू डेब्ट फंड्स। बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड्स वे डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो मुख्य रूप से बैंकिंग सेक्टर और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स द्वारा जारी किए गए डेट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स आदि में निवेश करते हैं। फंड्स का उद्देश्य एक स्थिर रिटर्न उत्पन्न करना है और ये कम जोखिम वाले होते हैं क्योंकि बैंक्स और सरकारी संस्थाएं उच्च रेटेड और विश्वसनीय होती है। एफएमपी यानी कि फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स, ये ऐसे डेट फंड्स होते हैं जिनका टेन्योर फिक्स होता है, जैसे 1 साल, 2 साल, 5 साल आदि, और पूरी अवधि के दौरान निवेश डेट इंस्ट्रूमेंट्स में ही किया जाता है। इनमें कम रिस्क के साथ स्थिर रिटर्न मिलता है। हाइब्रिड फंड्स ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो एक साथ 2 या 2 से अधिक एसेट क्लासेस में निवेश करते हैं, जिस कारण ये फंड्स डाइवर्सिफिकेशन प्रदान करते हैं और रिस्क को कम करते हैं। हाइब्रिड फंड्स का पोर्टफोलियो आमतौर पर एक मिश्रण होता है जिसमें इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स, कभी कभी सोना आदि होते हैं। जो लोग इक्विटी और डेब्ट के बीच का रिटर्न्स चाहते हैं और रिस्क इतनी ज़्यादा भी नहीं रखना चाहते हो, उनके लिए हाइब्रिड फंड्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कुछ हाइब्रिड फंड्स इस प्रकार हैं। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स। इन हाइब्रिड फंड्स में मुख्य रूप से इक्विटी और डेब्ट दोनों में निवेश किया जाता है, लेकिन इन फंड्स का मुख्य ध्यान इक्विटी पर होता है जिसमें 65% से लेकर 80% तक निवेश होता है और शेष 20 से 35% तक डेब्ट में निवेश होता है। इन फंड्स को हाई रिस्क के साथ अच्छे रिटर्न्स की अपेक्षा होती है। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स। इन हाइब्रिड फंड्स में भी मुख्य रूप से डेब्ट और इक्विटी दोनों में निवेश किया जाता है, लेकिन इन फंड्स का मुख्य ध्यान डेब्ट पर होता है जिसमें 65% से लेकर 80% तक निवेश होता है और शेष 20 से 35% तक इक्विटी में निवेश होता है। इनका मुख्य उद्देश्य इन्वेस्टर्स को स्थिर इनकम देना है। मॉडरेट हाइब्रिड फंड्स। इन हाइब्रिड फंड्स में इक्विटी और डेब्ट दोनों में लगभग सेम रेशियो में निवेश किया जाता है। मुख्यतः इन फंड्स में 60% इक्विटी, 40% डेब्ट या फिर 50-50 का रेशियो रहता है। ये फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए उपयुक्त है जो थोड़ा जोखिम लेकर अच्छा रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स एंड डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स। ये एक ऐसे हाइब्रिड फंड्स होते हैं जो अपनी इक्विटी और डेब्ट की स्थिति को बाजार की परिस्थितियों के अनुसार बदलते हैं। जब इक्विटी मार्केट मजबूत होता है तो इन फंड्स में इक्विटी का हिस्सा बढ़ता है और जब मार्केट कमजोर होता है तो इन फंड्स में डेब्ट का हिस्सा बढ़ जाता है। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स में इक्विटी के एक्सपोजर की एक सीमा होती है, जैसे 30% से 70% के बीच, जबकि डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स में ऐसी कोई सीमा नहीं होती और फंड मैनेजर के विवेकता पर ज़्यादा निर्भरता होती है। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स। इन फंड्स में 3 या अधिक अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश किया जाता है, जैसे इक्विटी, डेट और कंपोजिट एसेट्स जैसे कि गोल्ड। इन फंड्स का उद्देश्य डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ावा देना और रिस्क को कम करना होता है। ESG हाइब्रिड फंड्स। ये वे फंड्स होते हैं जो इन्वायरमेंटल यानी कि पर्यावरण पहलू, सोशल यानी कि सामाजिक पहलू और गवर्नेंस यानी कि प्रशासनिक पहलू दृष्टिकोण को अपनाते हुए अपने इन्वेस्टमेंट के निर्णय लेते हैं, क्योंकि इन फंड्स का उद्देश्य फाइनेंशियल लाभ के साथ साथ सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों को भी ध्यान में रखना है। इसलिए सुनिश्चित किया जाता है कि जिन कंपनियों में निवेश हो रहा है वे ESG मानकों को पूरा करती है। ESG हाइब्रिड फंड्स में निवेशकों का पैसा इक्विटी और डेब्ट दोनों में होता है। टारगेट डेट फंड्स। इन हाइब्रिड फंड्स में एक टारगेट डेट रखी जाती है जिसमें शुरुआत में पैसा इक्विटी फंड में निवेश किया जाता है और जब समय गुजरता है इन फंड्स की इन्वेस्टमेंट की रणनीति भी बदलती जाती है। जैसे जैसे टारगेट डेट पास आती है निवेश डेब्ट और कम जोखिम वाले एसेट्स में शिफ्ट होता जाता है। सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में कुछ फंड्स ऐसे भी होते हैं जो निवेशकों के किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जैसे रिटायरमेंट फंड्स, चिल्ड्रन फंड्स आदि। इन फंड्स का उद्देश्य इन्वेस्टर्स के फाइनेंशियल टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध तरीके से निवेश करना होता है। इसलिए इन फंड्स में लॉक इन पीरियड भी मुख्यतः 5 सालों का रखा गया है। ये फंड्स लंबी अवधि वाले फंड्स होते हैं और इनकी एक और विशेषता यह है कि वे अपने जोखिम के साथ
समय के साथ साथ नियंत्रित करते रहते हैं। जैसे जैसे आपका लक्ष्य नज़दीक आता है, वैसे वैसे इन फंड्स में जोखिम कम किया जाता है ताकि अंतिम समय में अधिक निवेश का मूल्य सुरक्षित रहे। इक्विटी सेविंग्स फंड्स, ये वे हाइब्रिड फंड्स होते हैं जो इक्विटी, डेब्ट और आर्बिट्रेज का मिश्रण होते हैं। इन फंड्स का उद्देश्य कम रिस्क के साथ कैपिटल एप्रिसिएशन देना है। इन फंड्स में इक्विटी का एक्सपोजर 20% से 35% होता है, डेब्ट का एक्सपोजर 30 to 50% होता है और आर्बिट्रेज का एक्सपोजर 20 to 40% होता है। इन फंड्स में डाइवर्सिफिकेशन अच्छा होता है तथा वॉलेटिलिटी भी कम रहती है। अदर फंड्स, कुछ और भी फंड्स होते हैं जिनके बारे में हम अभी देखेंगे। फंड्स ऑफ फंड्स, ये एक ऐसे प्रकार के फंड्स होते हैं जिसमें निवेशकों का पैसा सीधे एसेट क्लास में नहीं डालकर दूसरे म्यूचुअल फंड्स में डाला जाता है, यानी एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो अन्य म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो में निवेश करता है। अगर एक फंड में अच्छा प्रदर्शन नहीं होता तो दूसरे फंड्स के अच्छे प्रदर्शन से इसे बैलेंस किया जाता है। ऐसे में इसमें जोखिम भी कम किया जा सकता है। अब इसमें फंड्स की वेराइटी भी इन्वेस्टर्स के हिसाब से होती है, जैसे इक्विटी फंड ऑफ फंड्स, डेब्ट फंड ऑफ फंड्स, हाइब्रिड फंड ऑफ फंड्स, इंटरनेशनल फंड ऑफ फंड्स आदि। कमोडिटी फंड्स, ये वे फंड्स होते हैं जो मुख्य रूप से कमोडिटी जैसे सोना, चांदी आदि प्राकृतिक संसाधनों में निवेश करते हैं। इन फंड्स का उद्देश्य इन वस्तुओं के मूल्य में होने वाले उतार चढ़ाव से लाभ प्राप्त करना होता है। उदाहरण के लिए कुछ फंड्स होते हैं जैसे HDFC गोल्ड फंड, फ्रैंकलिन सिल्वर फंड्स आदि। इंटरनेशनल एंड ग्लोबल फंड्स, इंटरनेशनल और ग्लोबल फंड्स ऐसे फंड्स होते हैं जिसमें भारतीय निवेशकों के लिए ऐसे निवेश के साधन होते हैं जिसमें उन्हें विदेश के बाजारों में निवेश का अवसर मिलता है। ये फंड्स निवेशकों को फॉरेन इक्विटीज और बॉन्ड्स में निवेश का मौका देते हैं। कुछ फंड्स के नाम इस प्रकार है जैसे HDFC ग्लोबल फंड्स, फ्रैंकलिन US अपॉर्चुनिटीज फंड आदि। तो इस तरह हमने लगभग सभी तरह के फंड्स के बारे में जाना। सभी AMCs यानी कि म्यूचुअल फंड्स कंपनीज में इन सभी फंड्स के हिसाब से ही स्कीम लॉन्च होती है। अब जैसे मिड कैप फंड्स में बहुत सारी कंपनीज आती है। अब ये अलग अलग AMCs पर निर्भर करता है वे कौन कौन सी मिड कैप कंपनीज अपनी स्कीम में इंक्लूड करते हैं और कितने परसेंटेज में उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। पर्टिकुलर AMC का फंड मैनेजर कितनी होशियारी से अपने फंड्स को मैनेज करता है आदि काफ़ी बातें एक फंड के परफॉर्मेंस को सुनिश्चित करती है। वैसे किसी भी AMC की नई स्कीम को लॉन्च करने से पहले उसको NFO यानी कि न्यू फंड ऑफर की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में बहुत ही छोटा सा विवरण दिया था। अब मैं इसके बारे में आपको पूरा बताता हूँ। NFO म्यूचुअल फंड्स AMC के द्वारा एक नई स्कीम के लिए इन्वेस्टर से पैसे जुटाने के लिए पहली बार की जाने वाली पेशकश है। जिस तरह शेयर मार्केट में किसी कंपनी के शेयर्स लिस्ट होने से पहले उसका IPO मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आता है, ठीक उसी प्रकार म्यूचुअल फंड के किसी AMC में नई स्कीम लॉन्च होने से पहले उसका NFO आता है। NFO के दौरान इन्वेस्टर फंड्स की यूनिट्स को एक निर्धारित मूल्य पर खरीद सकते हैं। भारत में आमतौर पर 10 रुपये प्रति यूनिट होता है। NFO एक निश्चित अवधि के लिए खुला रहता है जो आमतौर पर 3 से 15 दिनों के बीच होता है। इस अवधि के दौरान ही NFO में इन्वेस्ट कर सकते हैं। NFO के समाप्त होने के बाद स्कीम की NAV बाजार में उपलब्ध एसेट की वैल्यू के आधार पर निर्धारित होती है। फिर स्कीम नियमित म्यूचुअल फंड्स की तरह खरीदारी के लिए उपलब्ध हो जाती है और NAV दैनिक रूप से अपडेट होती रहेगी। यूनिट्स और NAV की कैलकुलेशन के लिए हमारा पिछला वाला वीडियो जरूर देखें। भारत में बहुत ज़्यादा AMCs है जो अपनी अपनी स्कीम्स म्यूचुअल फंड्स के रूप में बेचती है। अब चाहे वो इक्विटी फंड वाली स्कीम हो या डेब्ट फंड वाली स्कीम हो या हाइब्रिड फंड वाली स्कीम हो, टैक्स लाइबिलिटी सभी में रहेगी जो कि LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और STCG यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से कैलकुलेट होती है। इसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में विस्तार से देखेंगे। तो अभी हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।